हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है मानचित्र यानी मैप, जिसे नक्शा भी बोलते हैं। इस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे और सारे टॉपिक अच्छे से समझेंगे। जैसे कि मानचित्र किसे कहते हैं, मानचित्र के कितने प्रकार होते हैं, मानचित्र के घटक कौन से हैं, इन सभी बातों को इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आप वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहें। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, तो जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब हमारे लिए ग्लोब उपयोगी होता है। ठीक है, मतलब जब हम पूरी पृथ्वी को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, कुछ उसके बारे में जानना चाहते हैं तो ग्लोब हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, हमारी सहायता करता है। परंतु अगर पृथ्वी के किसी एक भाग, जैसे मान लो किसी महासागर के बारे में पढ़ना है हमें, या किसी देश के बारे में, या किसी देश के राज्य के बारे में, तब हमें मानचित्र की आवश्यकता होती है। ठीक है, जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, जैसे देश, राज्य, जिला, शहर, गांव, इन सब में से किसी एक भाग का अध्ययन करना चाहते हैं तब हमें मानचित्रों का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, ये मानचित्र का आप चित्र देख सकते हो। मानचित्र को समतल कागज़ पर तैयार किया जाता है। इसको गोलाकार कागज़ पर, जैसे जिस तरह हमारा ग्लोब बना है गोल, ठीक है, इस तरह से इस मानचित्र को गोल आकार में तैयार करना संभव नहीं होता है। इसलिए इसको समतल कागज़ पर या समतल सतह पर तैयार किया जाता है। मानचित्र को कागज़ पर भी तैयार किया जा सकता है, कपड़े पर भी और ज़मीन पे भी। ठीक है, और आजकल तो टेक्नोलॉजी भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि फ़ोन में भी, फ़ोन, कंप्यूटर, इन सब में भी मानचित्र तैयार हो जाते हैं। एक गोलाकार सतह को पूरी तरह चपटा करना संभव होता है। ठीक है, गोलाकार सतह को, जैसे ये मान लो ग्लोब है तो ये गोल है, तो इसको हम चपटा नहीं कर सकते। ठीक है, तो चपटा नहीं कर सकते, इसलिए मानचित्र को समतल कागज़ पर खींचा जाता है। ठीक है, या समतल सतह पर खींचा जाता है। ठीक है, समतल का मतलब है जो बिल्कुल बराबर हो, ठीक है, ऊंची नीची ना हो। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि मानचित्र की परिभाषा आखिर क्या है। तो मानचित्र की परिभाषा हम इस तरह से लिख सकते हैं कि पृथ्वी की सतह के किसी भी भाग की स्थिति को समतल सतह पर दिखाना मानचित्र कहलाता है। मतलब पृथ्वी के किसी भी भाग को अगर हम समतल कागज़ पर बनाते हैं तो वो मानचित्र कहलाएगा। जैसे उदाहरण में हम देख सकते हैं स्थान, नगर, देश, पर्वत, नदी, झील, सड़क, जंगल आदि। इन सब में से किसी का भी अगर हम चित्र बनाते हैं या किसी और चीज़ का चित्र बनाते हैं, ठीक है, समतल कागज़ पर, समतल सतह पर, तो उसे मानचित्र कहेंगे। ठीक है, मानचित्र के प्रकार को समझते हैं। मानचित्र के प्रकार कौन कौन से हैं और कितने हैं, यानी टाइप्स ऑफ मैप। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। तो उसमें से पहला है भौतिक मानचित्र, जिसे इंग्लिश में फिजिकल मैप बोलते हैं। दूसरा है राजनीतिक मानचित्र, जिसे पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। और तीसरा है थीमेटिक मानचित्र, जिसे थीमेटिक मैप बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे तीनों हैं। इन तीनों को चलो हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखो, ये मानचित्र है हमारा, यानी मैप लिखा है यहाँ पे। और ये पहला मानचित्र है हमारा भौतिक मानचित्र, दूसरा है राजनीतिक मानचित्र और तीसरा है थीमेटिक मानचित्र। तो पहले हम इसको पढ़ते हैं, भौतिक मानचित्र को। तो देखो, भौतिक मानचित्र पृथ्वी की आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, नदियाँ, महासागर, मैदान, मरुस्थल, इन सब का जब हम चित्रण करते हैं तो या कागज़ पर या किसी समतल सतह पर दर्शाते हैं तो उसे हम भौतिक मानचित्र कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर पर्वत, पठार, नदियाँ, महासागर, मैदान यानी प्राकृतिक चीज़ों को जब हम किसी समतल सतह पर दर्शाते हैं तो वो हमारा भौतिक मानचित्र कहलाता है। इसको हम चित्र से समझते हैं। जैसे देखो, ये हमारा भारत का चित्र है, भारत का भौतिक मैप है, ये भौतिक मानचित्र है। इसमें आप देखोगे तो इसमें आप ये देखो, यहाँ पे ये सारे पर्वत दिख जाएंगे। ठीक है, पठार दिखेंगे, आपको यहाँ पे नदियाँ दिखेंगी, ये देखो बहुत सारी नदी दिख रही हैं। ठीक है, मतलब इसमें प्राकृतिक चीज़ें आपको बहुत सारी दिखाई देंगी। समुंदर दिखाई देगा। ठीक है, तो ये जो प्राकृतिक चीज़ें जिस मैप में दिखाई देती हैं वो हमारा कौन सा मैप होता है, भौतिक मानचित्र। दूसरा है हमारा राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र क्या है, जिन मानचित्र में देशों, राज्यों, नगरों, शहरों, राजनीतिक सीमा आदि को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। मतलब ऐसे मानचित्र जिनमें
देशों, राज्यों, नगरों, शहरों या राजनीतिक सीमा को दर्शाया जाता है, यानी दिखाया जाता है या बनाया जाता है, तो उन मानचित्र को हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। ठीक है, इसको भी हम चित्र से समझते हैं। जैसे ये हमारे भारत का राजनीतिक मानचित्र है। इस मानचित्र में अगर आप देखोगे तो इसमें आपको ये देखो राज्य दिखेगा। इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा राज्य कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ पर ख़त्म हो गया, किस राज्य की सीमा कहाँ से कहाँ तक है, ये सब आपको पता चल जाएगा। इसमें ये भी पता चलेगा कि हमारे भारत देश की सीमा क्या है। ठीक है, और ये भी पता चलेगा कि हमारे कौन से राज्य के बाद में कौन सा राज्य है, मतलब जैसे जम्मू कश्मीर के बाद में हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, ये सब ऐसे आपको राज्य दिख जाएंगे। ठीक है, तो जिस मैप से हमारे राजनीतिक सीमा का पता चले, यानी राज्यों की सीमा या देशों की सीमा का पता चले, उसे हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। अब हम समझते हैं थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र क्या है? कुछ विशेष प्रकार की जानकारियाँ, जैसे सड़क, रेल मानचित्र, वर्षा वायु मानचित्र, उद्योग मानचित्र, वन मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र, यानी सड़क या रेल की पटरी को दर्शाने वाले मानचित्र, वर्षा या वायु को दर्शाने वाले मानचित्र, उद्योगों को दर्शाने वाले मानचित्र, वनों या वृक्षों या पेड़ों को दर्शाने वाले मानचित्र, या जनसंख्या संबंधी मानचित्र। ऐसे मानचित्र जब तैयार किए जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं थीमेटिक मानचित्र। जैसे इसको हम चित्र से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आएगा समझ में। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे भारत का सड़क का मैप है। ठीक है, मतलब इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि भारत में कौन सी सड़क कैसे कैसे कहाँ से गुजर रही है। इस मैप में आपको सिर्फ सड़कों के बारे में दिखाई देगा। ठीक है, वैसे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन सा राज्य कहाँ पर है, कौन सी राज्य की सीमा कितनी है। ठीक है, परंतु इसमें अधिकतर आपको सड़कों के बारे में ही दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा मानचित्र है? थीमेटिक मानचित्र है, क्योंकि इसमें एक विशेष प्रकार की जानकारी हमें दी जा रही है। इसी तरह हमारा दूसरा ये मैप है। इस मानचित्र में आप देखोगे ये भारत का ही मानचित्र है, और इसमें देखोगे तो ये इंटरनेट कनेक्शन की लाइन के बारे में आपको समझा रखा है कि इंटरनेट कनेक्शन की लाइन यहाँ जुड़ी हैं और यहाँ से भारत में नेटवर्क पहुँचते हैं और इंटरनेट चलता है। ठीक है, तो सड़क हो सकती है, या किसी मानचित्र में पेड़ पौधों को दिखा सकते हैं, उद्योगों को दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे मानचित्र को जो विशेष प्रकार की जानकारी देते हैं उन्हें हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। और विशेष प्रकार की जानकारियों का मतलब है कि सड़क, रेल, वायु, वर्षा, उद्योग, जनसंख्या, वन, पेड़ पौधे, इन सब के बारे में। ठीक है, तो ये हमारे थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। तो आई होप आपको इन तीनों के बारे में अंतर पता चल गया होगा। आगे है हमारे मानचित्र के घटक, यानी कंपोनेंट्स ऑफ द मैप। मानचित्र के घटक क्या हैं? पहले हम घटक को ही समझते हैं कि घटक का अर्थ क्या होता है। तो देखो, किसी घटना, रचना या किसी परिणाम में अहम भूमिका निभाने वाले अंग घटक कहलाते हैं। ठीक है, मतलब हम इसको साधारण भाषा में ऐसे बोल सकते हैं कि जो चीज़ किसी के लिए ज़रूरी होती है उसे उस चीज़ का घटक कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप खाना खाते हो तो खाना आपके लिए ज़रूरी है, तो खाना आपका घटक है। ठीक है, आपके शरीर को ऊर्जा चाहिए तो ऊर्जा आपके शरीर का घटक है। ठीक है, तो जो चीज़ किसी के लिए ज़रूरी होती है उसे घटक कहते हैं। इसी तरह मानचित्र को बनाने के लिए भी 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, उन्हें हम मानचित्र का घटक कहते हैं। तो वो 3 चीज़ हैं मानचित्र के घटक, यानी 3 हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। तो इन तीनों को हम बारी बारी से और डिटेल में पढ़ते हैं। चलो देखो, पहले हम पढ़ेंगे दूरी के बारे में, यानी डिस्टेंस। पूरे विश्व या उसके एक भाग के मानचित्र को छोटे पैमाने पर इतनी सावधानी से खींचा जाता है कि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे आपका घर है और यहाँ पे आपका स्कूल है, तो आपके घर से आपके स्कूल की दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर। ठीक है, 10 किलोमीटर आपके स्कूल से आपके घर की दूरी है। तो आपको अपना स्कूल और अपने घर को मानचित्र पे बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे? क्योंकि 10 किलोमीटर का लंबा कागज़ तो आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो आप कैसे बनाओगे? क्योंकि आपके स्कूल और घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर होनी चाहिए। तो इसके लिए हम एक विशेष पैमाने का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा तभी संभव है जब मानचित्र में एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती है। ठीक है, समझे? मतलब मानचित्र में एक छोटी दूरी जो होगी, ठीक है, छोटी दूरी जो होगी वो वास्तविक में एक बड़ी दूरी को
व्यक्त करेगी यानी प्रस्तुत करेगी। इसके लिए एक पैमाना तैयार किया जाता है। इसको भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। पैमाना क्या होता है? पैमाना यानी स्केल। इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे देखो, आपके विद्यालय और आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर से व्यक्त किया गया है। आप का पैमाना 2 सेंटीमीटर है। जैसे देखो, ये आपका स्कूल है और ये आपका घर है और इनके बीच की दूरी है 10 किलोमीटर। तो आपको इसको नक्शे पे बनाना है। नक्शे पे आपको बनाना है तो नक्शा मतलब कागज़ पे बनाना है। तो कागज़ आपके पास 10 किलोमीटर का तो होगा नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? ये 10 किलोमीटर जो है, ठीक है, इसको कागज़ पे बनाने के लिए हम क्या करेंगे? एक पैमाना तैयार करेंगे। पैमाना कैसे तैयार करेंगे? जैसे 10 किलोमीटर बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा कागज़ है और ये हमने घर बना दिया, ये स्कूल बना दिया, और इसके बीच की जो दूरी है वो 10 किलोमीटर ना लेकर हम 2 सेंटीमीटर लेंगे। हम यहाँ 2 सेंटीमीटर लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये स्कूल, हमारे घर की और स्कूल के बीच की दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर, क्योंकि हमने 2 सेंटीमीटर किसको माना है? 10 किलोमीटर को, ठीक है। तो इस तरह से पैमाना तैयार किया जाता है। अब देखो, जब मानचित्र पर बड़े क्षेत्र जैसे देश, महाद्वीप और महासागर, इन सब को दर्शाया जाता है या दिखाया जाता है, तब उसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। यानी जब बड़े क्षेत्र का मानचित्र कागज़ पर बनाया जाता है तो उसे हम छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। और जब मानचित्र पर छोटे क्षेत्र जैसे गांव या एक शहर या एक राज्य को दिखाया जाता है तब उसको बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। छोटे मानचित्र वाले पैमाने से जानकारी बड़े मानचित्र वाले पैमाने में अधिक मिलती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी हमने पढ़ा मानचित्र का पहला घटक दूरी। अब हम पढ़ते हैं दिशा। दिशा मानचित्र का दूसरा घटक है। दिशा यानी डायरेक्शन। तो देखो, अधिकतर मानचित्र में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान के ऊपर U या N लिखा होता है, ठीक है, जो कि उत्तर दिशा को दर्शाता है ताकि अन्य दिशाओं का पता लगाया जा सके, और इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। देखो, आप इसको चित्र से समझो। आप देखोगे तो अधिकतर मानचित्र आपको ऐसे दिखेंगे जिसमें ऊपर की तरफ, ये दाहिनी तरफ, इस तरह से एक तीर मिलेगा और तीर के ऊपर U लिखा रहेगा या N लिखा रहेगा। U मतलब उत्तर और N मतलब नॉर्थ, नॉर्थ मतलब उत्तर, ठीक है। तो ये उत्तर दिशा का दर्शाता है। अगर आपको उत्तर दिशा का पता चल जाता है तो आप उत्तर के नीचे दक्षिण, इधर पश्चिम और इधर पूर्व, चारों दिशा का पता लगा सकते हो, ठीक है। तो इसलिए यह उत्तर दिशा को दर्शाया जाता है इस तीर के निशान से, और इसे उत्तर रेखा बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, आपको उत्तर दिशा के बारे में पता होना चाहिए। जैसे ये रेखा है जो हमारी, ये वाली, ये उत्तर दक्षिण की रेखा है, यानी ये ऊपर उत्तर है और नीचे दक्षिण है। फिर यहाँ से ये एक रेखा है, यहाँ पूर्व है इस तरफ, ठीक है, और इस तरफ पश्चिम है, ठीक है। और आपको यहाँ पे 2 रेखाएं और दिख रही होंगी, जैसे एक ये, ठीक है, और एक ये। तो ये वाली जो रेखा है, ये वाली कौन सी रेखा है? उत्तर और पश्चिम, यानी इसके बीच का जो है दिशा बता रही है, ठीक है। इसी तरह यहाँ से उत्तर पूर्व और यहाँ से दक्षिण पूर्व, यहाँ से दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको ये दिशाओं का ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो, ये जो हमारी दिशाएं हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम, ये आप सही कर लेना। यहाँ पे पश्चिम है। पश्चिम को हम क्या कहते हैं? प्रधान दिगंगी बंधु कहा जाता है, ठीक है। इन चारों दिशाओं को प्रधान दिगंगी बंधु कहा जाता है, और बीच की 4 दिशाओं से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। यानी ये जो रेखाएं आपको दिख रही हैं, ये वाली दिशाएं, ये, ठीक है, इस तरह से इन रेखाओं का इस्तेमाल किसी भी जगह का, यहाँ पे जो जैसे मान लो कोई जगह है तो उसका सही स्थिति जानने के लिए इन रेखाओं का उपयोग अच्छे से होता है। अब देखो, ये यहाँ पे एक चित्र दिख रहा है आपको, ये चित्र है दिक्सूचक का। इसे दिक्सूचक बोलते हैं। दिक्सूचक का काम क्या होता है? तो देखो, दिक्सूचक एक यंत्र है, ठीक है, जिसकी चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा को बताती है। देखो, ये वाली सुई है और एक नीचे वाली, तो ये उत्तर है ऊपर और नीचे दक्षिण है।
ठीक है। तो ये जो सुई है ये उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ ही हमेशा रहती है। आप कहीं भी चले जाओ और किसी भी दिशा में मुड़ जाओ, ठीक है। इसकी सहायता से किसी भी दिशा का पता लगाया जा सकता है। जैसे मान लो कि आप किसी रेगिस्तान में फंस गए हो और आपको पता नहीं है कि उत्तर किस तरफ है और दक्षिण किस तरफ है, तो आप इसकी सहायता ले सकते हो। इसको आप देखोगे तो ये एक सुई उत्तर की तरफ होगी और एक दक्षिण की तरफ, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इस तरफ पश्चिम है और इस तरफ पूर्व है। अब मानचित्र का तीसरा घटक जो है वो है प्रतीक यानी साइन। तो देखो किसी भी मानचित्र पर भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता है, इसलिए यह प्रतीकों की सहायता से दर्शाए जाते हैं। जैसे मान लो कि आप एक मानचित्र बना रहे हो, ठीक है। तो मानचित्र में आप सड़क को कैसे दिखाओगे कि सड़क कैसी होती है, ठीक है। कैसे बताओगे कि कोई पेड़ कैसा होता है, ठीक है। कुएं को कैसे दर्शाओगे, पुल को कैसे दर्शाओगे, रेल की पटरी को कैसे दर्शाओगे, ठीक है। नहीं दर्शा सकते ना, तो इसके लिए हम प्रतीकों की सहायता लेते हैं। अब प्रतीक को हम अच्छे से समझते हैं। देखो ये प्रतीक जो होते हैं ये अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं के रूप में होते हैं जो कम स्थान से अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। मतलब मानचित्र में कम जगह घेरते हैं और ज़्यादा जानकारी हमें देते हैं, ठीक है। इन प्रतीकों को रूढ़ प्रतीक कहा जाता है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय सहमति से तैयार किया गया है, ठीक है। ये प्रतीक के यहाँ पे आपको कुछ चित्र दिखाए गए हैं। जैसे रेलवे लाइन का इस तरह का प्रतीक होता है, इस तरह आप बना दो तो ये रेलवे लाइन का प्रतीक है। बड़ी लाइन का ये रेलवे स्टेशन का इस तरह का होता है। यहाँ सड़कों का दिया है। पक्की सड़क का अगर आपको प्रतीक बनाना है तो आप इस तरह से 2 पतली लाइनें खींच दो, ठीक है। और अगर आपको कच्ची सड़क को दर्शाना है मानचित्र पर तो इस तरह से डॉट डॉट बना दो आप, तो ये हमारी कच्ची सड़क हो जाएगी, ठीक है। और ये सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को अगर आपको दर्शाना है तो इस तरह से आप दर्शा सकते हो। एक लाइन खींच के फिर डॉट और फिर एक लाइन खींच के फिर डॉट, ठीक है। डॉट आखिरी में रहेगा, ठीक है। आखिरी में जो रहेगा वो डॉट रहेगा। तो इस तरह से आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा को दर्शा सकते हो। राज्य की सीमा को दर्शाने के लिए आप इस तरह का प्रतीक बना सकते हो। जिला की सीमा इस तरह दर्शाई जाती है। और यहाँ नदी को अगर आपको मानचित्र पर दर्शाना है तो आप इस तरह से बना सकते हो और उसमें नीला रंग भर सकते हो, ठीक है। कुएं को दर्शाना है तो कुएं के लिए आपको इस तरह से काला डॉट बनाना है, ठीक है। ये डॉट का प्रतीक कुएं का प्रतीक होता है। तालाब को इस तरह से दर्शाया जाता है, नहर को इस तरह से और पुल को इस तरह से। मंदिर का प्रतीक ये है, ठीक है। ये गिरजाघर का प्रतीक है, ठीक है। और ये मस्जिद का प्रतीक और ये छतरी का प्रतीक। यहाँ पे देखो कुछ अक्षर का भी इस्तेमाल किया गया है प्रतीकों में। जैसे पीओ का मतलब है पोस्ट ऑफिस। पीटीओ का मतलब है पोस्ट टेलीग्राम ऑफिस, ठीक है। पोस्ट टेलीग्राम ऑफिस। पीएस का मतलब है पुलिस स्टेशन। अगर आपको पुलिस स्टेशन को मानचित्र पर दर्शाना है तो आप वहाँ पर पीएस लिख दो। अगर किसी बस्ती को दर्शाना है तो बस्ती को दर्शाने के लिए आप इस तरह के प्रतीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। कब्रिस्तान को दर्शाना है तो कब्रिस्तान के लिए आप इस तरह के प्रतीक का इस्तेमाल करते हैं। अगर पेड़ को दर्शाना है तो आप इस तरह का, और घास को दर्शाना है तो इस तरह का। तो ये हमारे प्रतीक हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सहमति से तैयार किए गए हैं और इनको रूढ़ प्रतीक कहते हैं, ठीक है। तो हमने मानचित्र के तीनों घटक के बारे में पढ़ लिया। अब हमारे इसमें 2 टॉपिक और हैं। पहला है रेखा चित्र, स्केच। तो पहले हम इसको समझते हैं। तो देखो रेखा चित्र जिसे इंग्लिश में स्केच बोलते हैं, जब पैमाने का ध्यान रखे बिना एक कच्चा आरेख खींचा जाता है तो उसे रेखा चित्र कहते हैं। जैसे किसी रास्ते को बताने के लिए स्मृति के आधार पर खींचा गया आरेखण रेखा चित्र कहलाता है, ठीक है। मतलब पैमाने का ध्यान रखे बिना, हमें कोई पैमाना नहीं पता है, उसको ध्यान रखे बिना हम उसको बता देते हैं कि ये इतनी दूर है, इतनी दूरी है, इस दिशा में है, ठीक है। तो उसे हम रेखा चित्र कहते हैं। दूसरा है खाका। खाका क्या है? तो देखो एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। मतलब अगर एक छोटे क्षेत्र का हमें मानचित्र बना रहे हैं और वो बहुत बड़े पैमाने पर बनाए हम, ठीक है, बहुत बड़ा पैमाना लें तो उसे हम खाका कहते हैं, ठीक है। जैसे एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र में बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं जैसा कि हमने भी पढ़ा, परंतु बहुत सारी जानकारियाँ होने के बावजूद भी
कुछ जानकारियाँ उसमें मौजूद नहीं होती हैं, जैसे कि कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जानने के लिए खाका का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्योंकि उसको हम बहुत बड़े पैमाने में बनाएंगे तो वो हमें उसकी लंबाई चौड़ाई का अंदाज़ा मिल जाएगा। ठीक है, तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें। धन्यवाद।